brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। रोज की तरह कोई इन्वेस्टिगेटिव मर्डर मिस्ट्री से अलग आज मैं आपको एक इंटरनेशनल क्राइम की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, और एक ऐसी क्राइम की स्टोरी जो कोई गुमनाम कहानी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक हॉट टॉपिक है, एक बहुत बड़ा मसला है। और ये बड़ा मसला ये है कि आप सबको याद होगा कि ईरान के राष्ट्रपति जो पहले थे इब्राहिम रईसी, उनकी तकरीबन 4 महीने पहले एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई थी। चूंकि ईरान का कई देशों के साथ ईरान की दुश्मनी है और पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान के इर्द गिर्द जो है बहुत सारे देश हैं जो ईरान की तरफ देखते हैं, मदद के लिहाज से भी और अगुवाई के लिहाज से भी। तो ईरान उनका लीडर है। दूसरी तरफ इजराइल है जिसने अकेले कई सारे मुल्कों की नाक में दम कर रखा है। तो जब ये दुर्घटना हुई, इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हुई ईरान के राष्ट्रपति की, तो दुनिया में लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि राष्ट्रपति की मौत के पीछे ज़रूर इजराइल की साजिश होगी और इजराइल ने ही उस हेलीकॉप्टर को किसी तरह से ब्लास्ट करवा के, कोई टेक्निकल स्नैक की वजह से के ज़रिए उस हेलीकॉप्टर को क्रैश करा दिया होगा। इस तरह की बहुत सारी बातें और थ्योरीज जो है वो हवा में तैरने लगी। अब ईरान को तो बहुत बड़ा झटका लगा था राष्ट्रपति का चला जाना अपने आप में, और वो भी कोई मामूली राष्ट्रपति नहीं बल्कि एक धार्मिक नेता के तौर पर भी पूरे ईरान में उनकी अच्छी खासी पहचान थी। तो ईरान को झटका लगा और ईरान ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की। ईरान ने संयम से काम लिया, कोई जल्दबाजी नहीं की और ये नहीं कहा उसने कि बिल्कुल इजराइल नहीं मारा होगा, मैं पूरा यकीन है, ऐसा कुछ नहीं कहा। तफ्तीश की ईरान ने और ईरान इस नतीजे पर पहुंचा कि वो हेलीकॉप्टर क्रैश जो है एक ऐसा इंसिडेंट था जो अनअवॉइडेबल था, यानी जिसे टाला नहीं जा सकता था, और मौसम की खराबी की वजह से दुर्भाग्य के चलते इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। तो जैसे ही इन्वेस्टिगेशन की ये रिपोर्ट सामने आई, दुनिया भर में लोगों ने चैन की सांस भी ली। उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि अगर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश किसी दुश्मन मुल्क की निकलती तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ तनाव बढ़ता, और ये कोई ऐसा नहीं कि इजराइल का विरोध करने वाला कोई आतंकी संगठन की बात हो रही हो, एक देश के सुप्रीम लीडर और दुनिया में दखल रखने वाले एक मुल्क के लीडर की मौत की बात हो रही थी। तो वहाँ दोनों देशों के बीच में टकराव हो जाता, और वो टकराव जो है एक महायुद्ध की शक्ल अख्तियार कर सकता था। तो जब पता चला इन्वेस्टिगेशन में कि इब्राहिम रईसी की मौत जो है एक हादसा थी, कोई साजिश नहीं थी, तो लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन अब 4 महीने बाद इस मामले में जो थ्योरी सामने आई है उसने लोगों को चौंका दिया है, और ये थ्योरी वाकई बहुत बेचैन करने वाली है। अब आप पूछेंगे कि एक ऐसा मामला जिसका चैप्टर क्लोज हो चुका है उसमें ऐसी कौन सी बात या कौन सी थ्योरी आ गई, और ये थ्योरी देने वाला कौन है? तो ये सब जानना अपने आप में बहुत अहम भी है और हैरान करने वाला है। और जो थ्योरी है उसके मुताबिक इब्राहिम रईसी की मौत जो है महज हादसे की वजह से नहीं हुई, बल्कि उनके हेलीकॉप्टर को साजिशन क्रैश करवाया गया था, और क्रैश करवाने के पीछे कोई और नहीं बल्कि ईरान का ही दुश्मन मुल्क इजराइल है, उसका हाथ है। और इजराइल ने ये जो क्रैश करवाया वो किस तरीके से कराया? पेजर ब्लास्ट के जरिए। और ये बात कोई मामूली आदमी, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी राह चलता इंसान, वो नहीं कह रहा है, बल्कि ईरान की जो सुप्रीम असेंबली है यानी संसद है, वहाँ के एक मुअज़्ज़िज़ लीडर, वहाँ के एक नेता ने ये बात कही है, जिनका नाम है अहमद बख्शेश अर्देस्तान। अहमद बख्शेश अर्देस्तान ने ये इल्ज़ाम लगाया है, ये बात कही है कि पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत की नए सिरे से जांच होनी चाहिए, और उन्हें लगता है कि शायद इब्राहिम रईसी की मौत भी पेजर ब्लास्ट की वजह से ही हुई थी, और पेजर ब्लास्ट होने की वजह से ही, उनके पेजर में ब्लास्ट होने की वजह से ही उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, वो नीचे गिर गया, और उसमें राष्ट्रपति के साथ बाकी लोग भी जो सवार थे उनकी मौत हो गई। तो कुल मिलाकर उन्होंने एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा किया है। अब सवाल यह है कि 4 महीने बाद ऐसा कहने का क्या तुक है? तो ऐसा कहने का तुक 2 है। एक पहली वजह जो समझ में आती है वो ये कि पेजर ब्लास्ट वाली जो थ्योरी है या जो आइडिया है वो पहले तो किसी का दिमाग में था ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से इस बार लेबनान में ताबड़तोड़ पेजर में धमाके हुए और हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो उन धमाकों में मारे गए तकरीबन 40, और कई हज़ार लोग ज़ख्मी हो गए। फिर वॉकी टॉकी में धमाका हुआ, उसमें भी हिजबुल्लाह के लोगों को टारगेट किया गया,
और उनकी मौत हुई। तो इससे जो है दुनिया को झटका लगा और दुनिया ने इस तरह की गहरी साजिश और इस तरह का जिसे कहते हैं ना कि बहुत ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग और प्लॉटिंग इससे पहले कभी दुनिया ने नहीं देखी थी। तो दुनिया भी सकते में आ गई। अब इसके बाद पेजर धमाके की थ्योरी पर बात इसलिए भी हुई क्योंकि इब्राहिम रईसी की मौत से पहले उनकी एक तस्वीर अभी हाल के दिनों में सामने आई, जिस तस्वीर में वो जहां बैठे हुए हैं उस टेबल पर एक पेजर रखा हुआ दिख रहा है, जिसे देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है या ये कहा जा रहा है कि वो पेजर इब्राहिम रईसी का ही है जिसका वो इस्तेमाल करते थे। अब अगर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पेजर का इस्तेमाल करते थे और चूंकि ईरान इजराइल का दुश्मन मुल्क है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पेजर में भी बॉम्ब था, उस पेजर में भी विस्फोटक था जिसे डेटोनेट करा दिया गया ऑन एयर और उसके डेटोनेट हो जाने की वजह से उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। इस तरह की बात या इस तरह की थ्योरी वहाँ के सांसद ने दी है। तो इससे पहले कि हम इस मामले में कुछ और नई और अहम बातें आपको बताएं, आपको सबसे पहले तो जल्दी से ये बता देते हैं कि जो पेजर ब्लास्ट हुआ उसमें कौन सी बात निकलकर सामने आई और उस घटना को इस मामले से लिंक करना कितना लॉजिकल है, कितना नहीं है। थ्योरी अपनी जगह है, लेकिन कोई भी थ्योरी तभी कंक्लूड होती है या जिसे कहते हैं ना कि कंक्लूसिव मानी जाती है, कंप्लीट मानी जाती है, जब उस थ्योरी की पूरी तरह से जांच हो जाए और उसे उसकी अच्छी तरह से तस्दीक कर ली जाए। तो इस मामले की जांच में क्या हो सकती है, बात क्या सामने आ सकती है, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। लेकिन आइए पहले जल्दी से जान लेते हैं कि पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट जो लेबनान में लगातार हुए उसमें क्या हुआ। 17 सितंबर को पहली बार लेबनान में पेजर फटने की शुरुआत हुई। उसके बाद 18 तारीख को वॉकी टॉकी की बारी आई और 17 और 18 के इन 2 दिनों में 40 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और हज़ारों लोग जख्मी हो गए। हुआ ये कि ताबड़तोड़ पेजर फटने लगे, वॉकी टॉकी भी फटने लगे और ये ज़्यादातर पेजर जो है वो हिजबुल्लाह के लड़ाके इस्तेमाल करते थे, वॉकी टॉकी भी वही इस्तेमाल करते थे। और इस्तेमाल क्यों करते थे? क्योंकि उन लड़ाकों की इजराइल के साथ दुश्मनी है, इजराइल से उनकी अदावत है। तो इजराइल जो है उन लड़ाकों की लोकेशन ट्रैक कर लिया करता था उनके मोबाइल फ़ोन के सहारे। और पेजर एक ऐसा डिवाइस है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के सहारे ऑपरेट होता है, काम करता है, चलता है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी को लोकेट कर पाना और ट्रैक कर पाना मुश्किल काम है, या शायद, मैं साइंस का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ या स्टूडेंट भी नहीं हूँ, शायद नामुमकिन है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हिजबुल्लाह ने यह तय किया था कि उसके लड़ाके, उसके ऑपरेटिव्स जो है वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि वॉकी टॉकी और पेजर का इस्तेमाल करेंगे। तो वो पेजर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब हिजबुल्लाह ने ये फैसला किया था उसी समय इजराइल ने ये तय कर लिया था कि वो इसी पेजर को हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं उनके खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद इजराइल की जो खुफिया एजेंसीज़ हैं, चाहे वो मोसाद हो या फिर शिन बेट हो, एक और एजेंसी है जिसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, वो आर्मी की एक एजेंसी है, यूनिट 8200 समथिंग ऐसा नाम है उसका। तो ये जो अलग अलग इजराइल की खुफिया एजेंसीज़ है, उन लोगों ने पहले ही ये भांप लिया था कि लेबनान और ख़ासकर हिजबुल्लाह के जो लोग हैं वो पेजर का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो वो उस पेजर को ही हथियार बनाने की साजिश तकरीबन 1.5-2 साल पहले रच चुके थे। और इसके तहत उन्होंने कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में, जिसमें हंगरी और बुल्गारिया का नाम शामिल है, उन देशों में कथित तौर पर, मतलब एलिजिडली, कुछ शेल कंपनियां खोली। शेल कंपनियां क्या होती है? शेल कंपनी का मतलब मोटे तौर पर आप ये समझिए कि एक ऐसी कंपनी जिसका काम ऊपर से होता तो दिखता तो कुछ और है लेकिन अंदर होता कुछ और है, उसे कहते हैं शेल कंपनी। जैसे मान लीजिए एक ऐसी दुकान जो सामने तो केक और पेस्ट्रीज बेच रहा हो लेकिन पीछे जो है वो कोई नाजायज़ काम कर रहा हो, मान लीजिए वहाँ बम बारूद बना रहे हो। तो ये एक तरह से, जिस तरह का इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, शेल कंपनीज तकरीबन वैसी ही होती है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो इजराइल की खुफिया एजेंसीज़ ने ऐसी कुछ शेल कंपनीज बनाई और उन्हीं शेल कंपनीज के ज़रिए एक ताइवान की कंपनी से उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया जिसका नाम गोल्डन अपोलो है और वो पेजर बनाने वाली कंपनी है। और जब हिजबुल्लाह का ऑर्डर गोल्डन अपोलो को मिला तो वो ऑर्डर प्रोबेबली आउटसोर्स किया गया, यानी उस ऑर्डर को इन शेल कंपनीज़ को दिया गया जो इसके इंतज़ार में ही बैठे हुए थे। और उन्होंने जब ये पेजर तैयार किए तो इन पेजर में बैटरी के बगल में एक उन्होंने
छोटा सा एक और खांचा बनाया, खांचा कह लें या सांचा कह लें, और उसमें PETN नाम का एक विस्फोटक, जिसे आसानी से स्कैनिंग के दौरान डिटेक्ट करना संभव नहीं होता है, उसकी एक चिप उन्होंने फिट कर दी। अब ये विस्फोटक तो था, लेकिन इस चिप को कैसे डेटोनेट किया जाए, कैसे फोड़ा जाए, ये भी एक चैलेंज था। तो उसके लिए भी जो साइंटिस्ट्स हैं जो इस मिशन से जुड़े हुए थे इजराइल के, उन्होंने तय किया कि वो बैटरी को एक लिंक के जरिए जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हीट अप कर देंगे, गर्म कर देंगे, और बैटरी जब ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो पहले बैटरी में आग लग जाएगी, उसमें ब्लास्ट हो जाएगा, और जब बैटरी में ब्लास्ट होगा, बैटरी में आग लगेगी, तो बैटरी के साथ ही जो PETN का चिप लगा हुआ है उसमें भी धमाका हो जाएगा। और ये जो साजिश थी उसको बिल्कुल कॉपी बुक मैनर में, कहते हैं ना कि जिस तरह से उन्होंने लिखा उसी तरह से अमल में वो लाने में कामयाब हो गए, और उसका नतीजा आप सबने देखा, 17 और 18 सितंबर को ताबड़तोड़ धमाके हुए और कई सारे लोगों की मौत भी हुई और हज़ारों लोग जख्मी हुए। लेकिन क्या आपने गौर किया कि ये जो भी धमाके हुए, बेशक इसमें मौत हुई हो, क्योंकि किसी भी इंसान का जब ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है या कोई वाइटल ऑर्गन डैमेज हो जाता है तो उस इंसान की मौत हो जाती है, शॉक से, हैमरेज से मौत हो जाती है। लेकिन ये सारे धमाके जो है वो कोई बहुत हाई इंटेंसिटी वाले धमाके नहीं थे। कहने का मतलब ये कि छोटे धमाके थे, लो इंटेंसिटी वाले धमाके थे, और ज़्यादातर लोग इसलिए मारे गए क्योंकि पेजर एक ऐसा डिवाइस है जो आदमी अपने साथ, अपने जिस्म के साथ बिल्कुल सटा कर रखता है, चाहे वो जेब में रखे या उसे आंखों के सामने लाकर पढ़ने की कोशिश करे, देखने की कोशिश करे। तो एक आदमी मोबाइल की तरह, जिस तरह से मोबाइल को आज के ज़माने में हम लोग चिपका कर रखते हैं ना, खुद से दिलो जान से चाहते हैं, पेजर भी उसी तरह का डिवाइस, उसी तरह से यूज़ होता है। तो उसका बेनिफिट जो है खुफिया एजेंसीज ने उठाया, इस तरह का इल्ज़ाम है, और लो इंटेंसिटी वाले धमाके किए गए। अब अगर एक्सपर्ट्स की बात करें या ये समझने की कोशिश करें कि क्या पेजर ब्लास्ट से वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ होगा, तो आपको बताऊं कि एक्सपर्ट्स का भी और पर्सनली मेरा भी, मैं ऑफ कोर्स मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन पर्सनली मेरा भी ये मानना है कि शायद पेजर ब्लास्ट से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पेजर अपने आप में एक छोटी डिवाइस है जिसके बैटरी में आग लगना या उसमें जो PETN मौजूद है उसका फट जाना, उसकी वजह से पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर गिर जाएगा, इसकी आशंका मुझे थोड़ी कम लगती है, क्योंकि वो बड़ा ही लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है। लेकिन देखिए, मैं दावे से नहीं कह सकता, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ना, तो मैं कोई इंटेलिजेंस इनपुट का आदमी हूँ, मतलब इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का आदमी हूँ, ना कोई साइंटिस्ट हूँ। लेकिन जो क्राइम रिपोर्टिंग से मैंने जितना सीखा, समझा, जाना है, उसके मुताबिक मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि शायद ये थ्योरी जो है एग्जैक्टली वैसी नहीं है जैसी ईरान के सांसद अहमद बख्शिश अर्दिस्तान जो है वो बता रहे हैं या इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि उनके इस नई थ्योरी ने या उनकी इन नई बातों ने ईरान के लोगों को भी नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। उसकी वजह ये है कि सारे लोग सारी चीज़ों को इतना लॉजिकली जो है हमेशा एनालिसिस करने की हालत में नहीं होते। आम लोग जो है वो कई बार सुनी सुनाई बातों पर, चीज़ों पर, थ्योरीज़ पर आंख मूंद कर एतबार भी कर लेते हैं, और जब किसी ऐसे आदमी के साथ कोई हादसा हुआ हो, कोई सानेहा हुआ हो, जो आदमी किसी का बहुत करीबी हो और जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हों, उस आदमी के साथ अगर कुछ नेगेटिव होता है तो इंसान जो है ये मानकर चलने लगता है कि हाँ, ज़रूर कोई गहरी साजिश हुई होगी। तो अब पूरे ईरान में और मिडिल ईस्ट में इस नई थ्योरी को लेकर चर्चाओं का बाज़ार गर्म हो गया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो सरकारें हैं, चाहे वो इजराइल की सरकार हो या फिर ईरान की सरकार हो, उन्होंने इस थ्योरी पर अलग से कोई टिप्पणी नहीं की है। एक और अहम बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो ये कि इब्राहिम रईसी जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी मौत के पीछे साजिश की वजह इसलिए भी, आशंका इसलिए भी जताई जा रही थी क्योंकि इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक मजबूत धार्मिक कट्टरवादी नेता के तौर पर भी जाने जाते थे। तो धार्मिक नेता होने की वजह से जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, मिस्टर खामेनी, उनका उत्तराधिकारी जो है माना जा रहा था इब्राहिम रईसी को। और यह भी कहा जा रहा था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये नहीं चाहते थे कि इब्राहिम रईसी जो है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी के उत्तराधिकारी बने। तो जो लोग चाहते थे कि उत्तराधिकारी न बने, उन लोगों ने ये साजिश रची और इब्राहिम रईसी को
हादसा दिखाकर हेलीकॉप्टर क्रैश में उनको मरवा दिया, उनकी जान ले ली। एक थ्योरी या एक बात ये भी कही जाती है, लेकिन इस थ्योरी पर भी जाहिर है ईरान ने तो कुछ कहा नहीं है क्योंकि ये उसका अंदरूनी मामला है। लेकिन अब मसूद पेजेश्कियान जो है उनके जाने के बाद नए राष्ट्रपति के तौर पर चुनकर ईरान में आए हैं और उनको जो है एक उदारवादी किस्म का नेता माना जाता है, जिन्होंने ईरान की गद्दी संभालने के बाद अमेरिका से रिश्तों को ठीक करने की वकालत की है। और ये अपने आप में ईरान के जो कट्टरपंथी लोग हैं उनके लिए एक झटका है, क्योंकि ईरान में कट्टरपंथी सोच रखने वाले जो लोग हैं और जो हार्डलाइनर कह लें आप उनको, वो जो है अमेरिका को अपना जानी दुश्मन मानते हैं। ऐसे में मसूद पेजेश्कियान का ये कहना कि वो अमेरिका से जो है रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेंगे, या उन्होंने ये कहा है कि जो बैर अमेरिका के साथ लंबे समय से चली आ रही है उसको वो कम करने की कोशिश करेंगे, दूरी कम करने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ ईरान में बहुत सारे लोगों को जम भी नहीं रही है। तो इस थ्योरी के पीछे क्या उस तरह की कोई वजह भी है, ये सारी बातें फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन इतना ज़रूर है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ जो पेजर ब्लास्ट हुए हैं, उस ब्लास्ट को लेकर ये नई थ्योरी ईरान के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत से भी कनेक्टेड होता हुआ फिलहाल दिख रहा है। इस पूरे खबर पर आप लोगों की क्या राय है, क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। और हाँ, इन दिनों मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ रहा हूं और उसके जवाब नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन आप ये कतई ना समझिएगा कि मैं कमेंट्स पर्सनली नहीं पढ़ता हूं। सारे कमेंट्स पहले की तरह पर्सनली पढ़ता हूं, और जब भी ऐसा मुमकिन हो पाएगा कि मैं उन कमेंट्स को फिर से आप लोगों के सामने दोहराऊं, पढ़ूं या कुछ चुनिंदा कमेंट्स का जिक्र करूं, उसका जवाब दूं, तो वो भी कोशिश मैं ज़रूर करूंगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।